नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे इन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर है रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत की सवारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में ये एक लेख सामने आया और इस लेख में उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2025 का पूरा साल गुजरा है भारत के लिहाज से और भारत किस तरीके से रिफॉर्म एक्सप्रेस पर इस वक्त सवार है। देश भर के कई सारे मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, जो बदलाव हुए, केंद्र सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, उन तमाम चीजों का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से इस लेख में किया गया। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। जी हां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार सचेत हैं और ऐसे में भारत के खिलाफ जो लगातार काम कर रहे थे उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर कौन है ये 11 लोग और क्या साजिश रच रहे थे पूर्वोत्तर भारत को लेकर के, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर भी आपको बता दें, जहां डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और अब दुश्मन जो है वो थर थर कांपेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन हुई थी, जिसके बाद में अब एक और ये डील साइन हुई है। आखिर ये कौन सी डील साइन हुई है और इससे किस तरीके से आर्मी और नेवी हमारी आगे आने वाले समय में मजबूत होगी, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो सीधे तौर पर थर थर कांपेंगे दुश्मन, क्योंकि भारत इस समय लगातार कई सारे कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण खबर जिन पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहली और प्रमुख खबर, साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। आज आखिरी दिन है और साल 2025 को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए कागज कतार और कंफ्यूजन से बाहर निकलने का पूरा साल रहा। 2025 में कर्ज सस्ता और कारोबार आसान हुआ, विकास के नए कीर्तिमान बने, पुराने कानूनों का जाल टूटा और इसी बीच नए साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा देश में हुए कई बड़े सुधारों और बदलावों को लेकर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2025 को ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने बीते 11 सालों में किए गए सुधारों को आगे बढ़ाया। करेंगे चर्चा 2025 रिफॉर्म एक्सप्रेस को लेकर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 2025 का साल जीडीपी में जबरदस्त उछाल। तो जी हां, 2025 का ये साल रहा जिसमें जीडीपी में काफी उछाल इस बार देखने को मिला है और अब 4 की जगह सिर्फ 2 ही स्लैब रखे गए, 5% और 18%। लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% का ये टैक्स स्लैब इसी साल रखा गया। तो ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए और इन जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के उससे सीधे तौर पर जो सीधा असर है वो है आम परिवारों पर। छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी सीधे तौर पर बढ़ावा दिया गया है। इन ऐतिहासिक कदमों के जरिए त्योहारी सीजन में बिक्री में रिकॉर्ड और वृद्धि भी दर्ज की गई है। तो जीडीपी में किस तरीके से सुधार हुआ है और जो जबरदस्त उछाल आया है वो हमने आपको बताया। और लेकिन सीधे तौर पर जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, चाहे फिर वो जीएसटी से जुड़े हुए हों या फिर छोटे व्यवसायों से जुड़े हुए हों या फिर कर्ज देने को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और उन कदमों का सीधे तौर पर असर भारत में नजर भी आ रहा है। जीडीपी में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको अभूतपूर्व राहत इन तमाम ऐतिहासिक कदमों की वजह से मिली है, जीडीपी में जो उछाल हुआ है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इनकम टैक्स में भी काफी राहत देखने को मिली है विकास की, क्योंकि नई इमारत लिखी गई है। और कैसे विकास की ये नई इमारत लिखी गई है वो भी आपको बता दें। दरअसल 1961 का जो पुराना आयकर कानून था उसे पूरी तरह से खत्म किया गया, नया सरल और आयकर अधिनियम भी लाया गया। 2025 की अगर हम बात करें तो सालाना 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा, यानी कि उसे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा और मिडिल क्लास फैमिली के लिए खासतौर पर एक बड़ी राहत वाली बात। तो इनकम टैक्स में राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही जो छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया 2025 के इस साल में, एक नजर उस पर भी फटाफट से डाल लेते हैं।
क्योंकि एमएसएमई की अगर हम बात करें तो छोटी कंपनियों की परिभाषा का दायरा जो है उसको बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए तक की अगर हम बात करें तो टर्नओवर वाली फर्में भी इसमें शामिल की गई हैं, जिन कंपनियों का 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही हजारों कंपनियों को इसके जरिए सीधे तौर पर राहत मिली है। अनुपालन का झंझट और खर्च दोनों ही कम हुए हैं, तो एमएसएमई को भी सीधे तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो छोटे उद्योग हैं उन पर खास तौर पर फोकस है सरकार का, क्योंकि जब आम व्यक्ति देश का मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और साथ ही जीडीपी में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई वो हमने आपको बताया, इनकम टैक्स में किस तरीके से मिडिल क्लास को राहत दी गई वो भी, लेकिन इसके साथ ही एमएसएमई छोटे उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही जो एक और हाल ही में जो कानून आया, विकसित भारत जी राम जी, उसके जरिए किस तरीके से अंतर देखने को मिला वो आपको बता दें। क्योंकि जी राम जी की अगर हम बात करें तो अधिक रोजगार की गारंटी इसके तहत दी गई है। जी राम जी में 125 दिन गांवों में काम के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि इससे पहले जो था उसमें 100 दिन ही मजदूरी की उसमें अनुमति थी। साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा इसके जरिए। तो जी राम जी को लेकर हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए गए इसको लेकर, लेकिन असलियत अगर हम देखें और जमीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं, आम जो किसान हैं उनकी अगर हम बात करते हैं और खास तौर पर जो मजदूर वर्ग है, जब डीडी न्यूज से उन लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी इस बिल का स्वागत किया। तो सीधे तौर पर कई सारे बदलाव रहे और 2025 का जो ये साल रहा वो बदलावों का पूरा साल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र में 5 समुद्री कानून भी इस बार पारित किए गए हैं। कौन कौन से, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि 2025 की जब हम बात करें तो इसमें 5 समुद्री कानून, जिसमें बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 और इसके साथ ही माल ढुलाई विधेयक 2025, तटीय जहाज रानी विधेयक 2025 इसे पारित किया गया, व्यापारी जहाज रानी विधेयक 2025 और साथ ही भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। ये 5 वो कानून जो पारित हुए मानसून सत्र में, 5 समुद्री कानून जो पारित हुए हैं। तो ये इस तरीके से 2025 का साल जो है वो बेहतरीन रहा और रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीमा सेक्टर में भी काफी बड़ा सुधार साल 2025 में देखने को मिला है। किस तरीके से ये बड़ा सुधार हुआ है फटाफट से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई सरकार की तरफ से और इसे ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी देखा गया। इसके साथ ही जब बीमा कवरेज बढ़ेगा तो सुरक्षा आपकी और ज्यादा मजबूत होगी। तो खास तौर पर आम लोगों का ध्यान रखते हुए ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। और इस वक्त अगर हम देखें तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए कई सारे ऐतिहासिक कदम 2025 में भी उठाए गए। और उनमें से एक और कदम है श्रम कानून सुधार, जिससे बाजार चमकेगा। किस तरीके से इससे बदलाव आएगा फटाफट से उस पर भी नजर डालते हैं। 29 जो पुराने कानून हैं 4 कोड तक सीमित कर दिए गए। कामगारों की जो सामाजिक सुरक्षा का ध्यान इसमें खास तौर पर रखा गया है। जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी किस तरीके की सुरक्षा हो उस पर ध्यान दिया गया। और साथ ही इन तमाम उद्योगों में महिला श्रम भागीदारी को भी तरजीह दी गई है, ताकि हर महिला आगे निकले, अपने घर से बाहर निकल करके काम करे और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें भी अपनी भूमिका निभाए। तो ये तमाम वो ऐतिहासिक कदम हम आपको बता रहे हैं जो साल 2025 में सरकार की तरफ से उठाए गए, जिनका असर एकदम से नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमें इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लेख लिखा गया उसमें उन्होंने बताया कि भारत इस समय किस तरीके से रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। और 2025 का ये साल, क्योंकि आज 2025 का आखिरी दिन है, तो ऐसे में 2025 का ये पूरा साल किस तरीके से याद रखा जाएगा वो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। साथ ही भारतीय उत्पादों के लिए विविध बाजार की भी अब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे ऑप्शन अब भारत के लिए खुल चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय उत्पादों के लिए विविध बाजार जो मार्केट है वो पूरा तौर पर खुल गया है, जिसमें खास तौर पर न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ ये समझौते हुए हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्थ आइसलैंड, इसके साथ ही इसका सीधे तौर पर एफटीए लागू हुआ है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार और जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया के अलग अलग देश हैं उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में किस तरीके से भारत के लोगों के लिए बाकी अन्य देशों में भी रास्ते खुल रहे हैं, बाजार खुल रहा है, रोजगार और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, वो इस बार 2025 में हमें
देखने को मिला है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, सीधे तौर पर सीधा सवाल यही है कि साल 2025 की एक नेशनल मिशन के रूप में मनाना ये संकेत दे रहा है कि आने वाला जो दशक है, आगे आने वाले जो 10 साल है, उसमें भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर सकता है। अरुण, बिल्कुल, देखिए भारत अगर आज की तारीख में देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमान संभाली थी 2014 के अंदर, तब भारत 10वें और 11वें नंबर पर था। तो वहां से इतने मैसिव रिफॉर्म्स लिए गए कि अब देखिए जो उसका एक तरह से असर देखने को मिल रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है और मैसिव रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बता दूं कृति, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बॉटल नेक्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर, कानून को पास करने की दिशा के अंदर, उनको कैसे रिमूव किया गया। प्रगति नाम की बैठक होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको चेयर करते हैं। इसमें सीधे सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी डील करते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या कुछ चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के अंदर या डीलिंग के अंदर या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर। तो अभी आप देखिए कि लगभग 400 के आसपास प्रोजेक्ट है जिसको क्लियर किया गया, जिसकी लागत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की है। उनको रिव्यू किया गया है और उनको मैसिवली कैसे पुश किया जा सके इस बात पर फोकस रखा गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही खुद फोकस करते हैं कि कैसे जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स है उनको क्लियर किया जा सके। दूसरा उनका फोकस रहता है कि जो भी इंफ्रा का डेवलपमेंटल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा जिसको मिल रहा है, जो हाई ग्रोथ रेट पर भारत सवार है, उसका फायदा जो भारत की जो महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, इन 4 प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी जो स्टाटा के लोग हैं उन लोग को तो मिले ही मिले, बाकी लोग को मिले ही भी मिले। तो जाहिर सी बात है उसका फायदा साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे। इसका मैं देखा कि जीएसटी रिफॉर्म, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लागू किया गया, उसका फायदा मिडिल क्लास को मिला और कॉमन मैन को मिलता हुआ दिखाई दिया। आप एक तरह से 2 ही टैक्स टियर स्ट्रक्चर होंगे, 5% 18%, जिसका फायदा जाहिर सी बात है महंगाई पर देखने को मिला। और अब आरबीआई देखिए इस कंफर्टेबल स्थिति के अंदर है कि वो ब्याज दरों को और कम करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ हमें हाई ग्रोथ भी मिल रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कहने की काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस चैलेंजिंग टाइम से जूझ रही हैं, इनके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रखी है और वो इस बात पर फोकस कर रही है कि हम अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सके, वह भारत इस समय पर पूरी ग्रोथ का भी फायदा उठा रहा है और इससे इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर है। तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की पहचान है कि कैसे भारत एक तरह से चौथे नंबर पर भी आ रहा है जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, और जो उनके जो कॉमन पीपल है उन लोग को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इसके साथ ही अरुण, अगर हम देखें तो साल 2025 में जीडीपी में भी काफी उछाल हमें देखने को मिला। आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी गई सरकार की तरफ से ऐतिहासिक कदम उठा करके, और लेकिन इसके साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है उनको भी बढ़ाया गया है। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है कृति, बहुत ही रेयर होता है कि किसी भी देश की रेटिंग को इतनी आसानी से अपग्रेड कर दे, और खासकर की डेवलपिंग नेशन की अगर बात की जाए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2025 का साल हमें इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि एक तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उसका पैसा ज्यादा आएगा, बिकॉज रेटिंग एजेंसीज की मोहर लग चुकी है। ऑल्दो भारत आज डिपेंडेंट नहीं है इन फॉरेन या ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के ऊपर कि वो क्या रेटिंग करती है, लेकिन वो लोग भी आज मजबूर है कि वो भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा रही है। BBB कैटेगरी के अंदर भारत को रखा गया है। जब तक जो टॉप की जो रेटिंग एजेंसीज मूडीज की आप बात कर लीजिए, इन्होंने रेटिंग भारत की बढ़ाई है। तो इसका सीधा फायदा एक तौर पर देखने को मिलेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका रुझान भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है जो ब्राइट स्पॉट की जो भारत को बात की जाती है कि एक डेवलपिंग नेशन होने के बाद भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैसिव रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। जितने भी रिफॉर्म्स अभी आपने गिनाए, जीएसटी से लेकर के लेबर कोड तक, यहाँ तक कि जो शांति एक्ट की बात की जिसमें न्यूक्लियर के अंदर रिफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें हम सिविल न्यूक्लियर को यूज कर सके, मैसिवली अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके, मिनरल्स एक्ट की जहाँ तक बात की जा रही है माइनिंग कैपेसिटीज को बढ़ा सके। तो ऐसे अनगिनत रिफॉर्म्स को लिया गया है जिसकी वजह से जो भारत की ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीम्स मसाला। मसाले सच MDH। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष
हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है और वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर जुल्म किया जा रहा है। और इन सब के बीच अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशों को नाकाम करती है हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां। जी हां, असम STF ने एक साथ कई जगह पर छापेमारी की और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां असम के साथ साथ त्रिपुरा से भी हुई और अब जब इनसे पूछताछ हुई तो कई ऐसे खुलासे हुए जो वाकई हैरान करने वाले थे। आरोपियों ने बताया कि किस तरह से ये लोग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इन सभी के तार सीधे बांग्लादेश से जुड़े हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। तो जी हां, सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां IM के मॉड्यूल का यह बड़ा खुलासा हुआ और बड़े आतंकी मॉड्यूल का यह भांडाफोड़ STF ने किया। असम पुलिस की STF की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई कई जगह पर एक साथ, और इस बीच में असम से 10 और त्रिपुरा से 1, यानी कुल मिलाकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बारपेटा रोड का जो तमीम था उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि सरगना था इस पूरे मॉड्यूल का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से सीधे तौर पर इसके तार जुड़ गए हैं। इमाम महमूद काफिला मॉड्यूल के सदस्य हैं ये सभी आरोपी। मॉड्यूल जमात उल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ चरमपंथी सोच फैलाने की साजिश सीधे तौर पर इसकी। और साथ ही अगर आपको बता दें कि 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद से गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसको दहलाने की कोशिश, साजिश ये सभी लोग कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि सचेत हैं और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई। ये बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। आखिर गिरफ्त में 11 आरोपी आ गए। कौन कौन है ये 11 आरोपी, फटाफट से एक नजर डालते हैं इन 11 आरोपियों पर। 11 आरोपियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नसीम उद्दीन उर्फ तमीम, और जो कि 24 वर्ष जिनकी उम्र, जुनाब अली, अफराहिम हुसैन, साथ ही मिजानुर रहमान, सुल्तान महमूद, मोहम्मद सिद्दीक अली, रसीदुल आलम और साथ ही महिबुल खान, शाहरुख हुसैन, मोहम्मद दिलबर रजाक और जागिर मियां। अगर जागिर मियां की बात करें तो जागिर मियां की गिरफ्तारी हुई है त्रिपुरा से, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 10 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है असम से। यानी कि कुल मिलाकर 11 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और अब उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। इसके साथ ही इन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि इनका आखिर उद्देश्य क्या था, किस तरीके से भारत के खिलाफ ये साजिश रच रहे थे। और ऐसे में अब पूछताछ अभी और आगे बढ़ेगी और इनके और भी जो साथी हैं उनको भी लगातार इस वक्त वो भी रडार पर है, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि बंगाल से घुसपैठियों की सीधे तौर पर एंट्री है और घुसपैठ से असम और त्रिपुरा इस समय लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनका आपको सुनाते हैं। While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door
for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर जो दरवाजे हैं वो पश्चिम बंगाल से खोले जा रहे हैं और इस समय घुसपैठियों से असम और त्रिपुरा लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है और आईएमके के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। Well-coordinated operation was launched last night as a part of Operation Pratighat, and we have picked up total of 11 operatives of IMK, Imam Mahmoodar Khalifa from Assam as well as Tripura. तो सीधे तौर पर जानकारी दी गई कि 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का ये भांडाफोड़ हुआ और सलाखों के पीछे इस वक्त तमीम और साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना रॉय इस वक्त जुड़ गई हैं डिब्रूगढ़ से, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, सीधे तौर पर असम और त्रिपुरा से ये गिरफ्तारियां होना और अब जब उनसे पूछताछ होगी तो उनके पूरे गिरोह की और जानकारी मिल पाएगी और आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इसमें। जी कृतिका, अभी जो हालात है असम और त्रिपुरा में, हालांकि और जो पिछले साल से रजीम चेंज जो हुआ बांग्लादेश से, तब से ये जारी है और ऑफ एंड ऑन माइग्रेशन का केसेस इस तरह से आ रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से असम पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो गिरफ्तारी हुआ है ये ऑपरेशन प्रतिघात से नाम से जाना गया है। और इस काफी दिनों से जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो इन्होंने उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये ऑपरेशन प्रतिघात चलाया, जिसके तहत 10 मुजाहिदीन मेंबर्स जो है असम से पकड़े गए, जो कि बेसिकली बोरपेटा, चिरांग, बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हैं और जो एक आरोपी है वो त्रिपुरा से पकड़े गए हैं। ये जो आरोपी है ये है इमाम महबूदर काफिला, IMK नामक एक ऑफशूट है, बांग्लादेश ऑफशूट, जो कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका ऑफशूट है। तो ये जो संगठन है ये बांग्लादेश में खोला गया था 2018 में बाय जुएल महमूद, इमाम महमूद, हबीबुल्लाह सोहेल, जो कि एक JMB से पार्टी से है और अपने आप को अमीर बताता है IMK से। और ये जो रेजिम चेंज के बाद से इन सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स को एक्टिवेट करने को बताया गया और उसके बाद से जो है इनका जो एक्टिविटीज जो है बांग्लादेश मतलब असम, त्रिपुरा बॉर्डर एरियाज में और ज्यादा देखने को मिला है। और ये जो ऑपरेट करते थे ये सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू, पूर्व आकाश के नाम एक सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू एक्टिवेट काम करते थे, जिनके थ्रू इनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट होता था। इस सोशल मीडिया ग्रुप्स के तरह उनको रेडिकलाइज किया जाता था। और पिछले साल भी ये देखा गया काफी सारे जो मॉस्क्स है लोअर असम में, उनमें भी ये लोग कन्वेंशन बिठाते थे, जहां पे यूथ्स को देखा जाता था कि कौन ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उनको कैसे और रेडिकलाइज किया जाए। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।